तो दोस्तों नमस्कार। आज के बाल कार्यक्रम में मैं हूँ मधुलिका। आज हम बात करेंगे एक नए मौसम की शुरुआत की। दोस्तों, वसंत पंचमी और पहली बार बोर्ड परीक्षा दोनों ही हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। एक ओर ये पर्व नई ऊर्जा, सकारात्मकता और ज्ञान का संदेश देता है, तो दूसरी ओर बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता और मेहनत की परीक्षा में खरा उतरने का अवसर देती है। पीला रंग खुशियों की पहचान, जागे मन में नई उड़ान। परीक्षा भी तो अवसर है यही, मेहनत से चमके किस्मत नई। डर को पीछे छोड़ चलो, सपनों को अब तुम जोड़ चलो। वसंत पंचमी का ये संकल्प, हर कठिनाई को बना लो सरल। ज्ञान से आगे बढ़ते जाओ, सपनों को साकार कर दिखाओ। जैसे वसंत पंचमी ज्ञान और सकारात्मकता का संदेश देती है, वैसे ही परीक्षा भी हमें सीखने और बेहतर बनने का अवसर देती है। परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्पष्ट योजना, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास आवश्यक है। जहां वसंत पंचमी हमें ये बताती है कि ज्ञान से जीवन संवरता है और परीक्षा हमें सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम दोनों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें तो न केवल परीक्षा का डर दूर होगा, बल्कि ये भी समझ में आएगा कि हर चुनौती एक नए अवसर की तरह होती है। आज वसंत पंचमी है, ज्ञान और वसंत का संगम। आई वसंत पंचमी प्यारी, ज्ञान की ज्योति जगाने वाली माँ सरस्वती का आशीष पाकर बनी हमारी नैया भी निराली। नव प्रेरणा, नव चेतना, हर मन में नया विश्वास। माँ सरस्वती कृपा करे, रहे उज्जवल हर विकास। फूलों में रंग नया आया है, कोयल ने मीठा गीत सुनाया है। ज्ञान की ज्योत जलाए हम, हर दिशा को स्वर्णिम बनाए हम। और अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं एक बाल कलाकार विराट मोहन शर्मा। हाँ दोस्तों, मैं विराट मोहन शर्मा हर बारी की तरह कोई ना कोई गाना या भजन जरूर लाता हूँ। और इस बार बसंत पंचमी के उत्सव पर मैं आप सब के लिए सरस्वती वंदना लाया हूँ। तो चलिए सरस्वती वंदना सुनते हैं। जयति जयति माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जयति माँ सरस्वती। जयति माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जयति माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जयति माँ सरस्वती। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जिनकी कुछ शंकाएं हैं, तो हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में उनकी शंकाओं का समाधान जरूर मिलेगा, अपने साथियों के कुछ टिप्स से और अध्यापिकाओं के संबोधनों से। तो दोस्तों चलिए आज इस यात्रा को बनाते हैं आसान और बात करते हैं बोर्ड परीक्षाओं की चुनौतियों, उनसे निपटने के तरीकों और उन सुनहरे सपनों की जो इस परीक्षा के बाद आपकी राह देख रहे हैं। इसी खास विषय पर आज हमारे साथ सेंट एंड्रयू स्कूल के कुछ छात्र और उनके अध्यापिकाएं हैं, जिनके नाम हैं वंशिका, रोमित, परिणीता, अतिशय, निधि, रोनित। और मैंने जैसे कि बताया कि आमंत्रित किया है कुछ टीचर्स को भी जो कि इनसे जुड़ी हुई हैं, पूरे साल इनको पढ़ाया है। अब जानते हैं कि परीक्षा की घड़ी आई है तो कौन कौन कितने पानी में है और कौन कौन कैसे कैसे अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा है ताकि परीक्षाएं अच्छे से हो सके। डर नहीं, बस हौसला रखो, हर मुश्किल हल हो जाएगी। मेहनत का जो दीप जलाया वो सफलता बन जाएगी। तो
जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, तो सबसे पहले मैं वंशिका तुमसे जानना चाहूंगी कि बोर्ड के एग्जाम्स के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, फैक्टर होता है। आप इसे किस तरीके से डील करती हैं? हमें टाइम मैनेजमेंट को बहुत सतर्कता और बुद्धिमत्ता से बनाना चाहिए, जिससे हम सभी विषयों को समय दे पाएं। इससे हम सभी विषयों को साथ साथ तैयार कर पाएंगे। इसका लाभ यह होगा कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और एकाग्र मन से सभी विषयों को कर पाएंगे, जिससे हमें एक सकारात्मक माहौल मिलेगा और हम परीक्षा की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। आपने तो बहुत अच्छा बताया कि आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। परीक्षा है संघर्ष नहीं, ये खुद को साबित करने का अवसर है। जो पढ़ा, जो सीखा जीवन में, उसे दिखाने का ये अवसर है। मत डरना, न भागना इससे, हर प्रश्न का उत्तर आएगा। मेहनत जिसने दिल से की है वो अवश्य ही सफलता पाएगा। हमारे साथ एक छात्र और है जिनका नाम है रोमित। रोमित, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स क्या, कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें पढ़ाई तो सबसे पहला घटक है, पहला फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य गतिविधियां किस तरीके से अपने टाइम को और उन गतिविधियों को लेके चलेंगे? मैम, इसके लिए हमारे पास एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपनी सारी एक्टिविटीज पे ध्यान दे पाए कि हाँ, हम किस चीज को कितना टाइम दे रहे हैं। फिर हमारा फोकस होना चाहिए एक चीज पे। जैसे हमारा परीक्षा का समय चल रहा है तो हमें पढ़ाई पर ही फोकस देना चाहिए। जब हमारा खेलने का समय होगा हम खेलने पे फोकस दें। फिर हमारी 1 या 2 घंटे की पढ़ाई में हमें 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। यह हमारे तनाव को हल्का करता है। हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट पढ़ाई है उतनी ही आराम भी होता है, तो आप आराम लेना बहुत जरूरी है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव को हल्का करता है। पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक तनाव हल्का होता है और हम ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और हम अच्छे से अपना ध्यान लगा पाते हैं। रोमित, आपने कहा कि सभी को एक्सरसाइज करना जरूरी है और टाइम को दूसरी गतिविधियों में लगाना जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपनी जो दूसरी गतिविधियां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या करते हैं? मैम, एक्सरसाइज में फिटनेस करता हूँ मैं, एंड पैशन है क्रिकेट खेलना, तो वो भी करता हूँ। तो उसके लिए मैं अपना टाइम निकालता हूँ पढ़ाई के साथ। आप मोबाइल तो बहुत नहीं देखते? मैम नहीं, मैं कम देखता हूँ, 1 या 2 घंटा बस। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल जो है काफी आपके कंसंट्रेशन को भंग कर सकता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनवांटेड चीजें हैं। अगर आप मोबाइल एक बार देखने लग जाएं तो हम लोग भी कहते हैं नहीं कि मोबाइल आपके सारे टाइम को खा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है। एक्सरसाइज फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। डर से भागो मत, डटकर खड़े रहो। हर मुश्किल में भी खुद पर अड़े रहो। सपनों की ऊंचाई अब छूनी है तुम्हें, सिर्फ इस परीक्षा में ही नहीं, हर पल चमकना है तुम्हें। अब हम अपने अगले दोस्त की तरफ आते हैं, परनीता, जो मुस्कुरा रही हैं और हम ये देख सकते हैं कि इस तनाव भरे माहौल में भी वो उनकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। तो परनीता, ये बताइए कि एग्जाम से पहले और एग्जाम देते वक्त कैसी मनोस्थिति को आपको लगता है कि फेस करना पड़ सकता है? यस मैम, परीक्षा भवन में जाने से पहले हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे परीक्षा देने से पहले ही डरने लगते हैं, जबकि उनकी मेहनत में कोई कसर नहीं रहता और इसी डर के कारण उनकी मेहनत खराब हो सकती है। तथा प्रश्न पत्र को पढ़ते वक्त हमारी मनोस्थिति शांत तथा लक्ष्य के प्रति केंद्रित होनी चाहिए। हमें प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो विचलित ना हो। जो प्रश्न आपको आ रहा है उन्हें पहले करें और उसके बाद उन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको नहीं आ रहा है। आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। परनीता, ये बताओ कि तुम्हें किसी सब्जेक्ट में डर लगता है? मैम, डरने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट में जब अपना इंटरेस्ट डालोगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। बिल्कुल। इस वजह से अपना इंटरेस्ट डालना बहुत जरूरी होता है और इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से उन टॉपिक्स को अपने दिमाग में बैठाओगे। कहा जाता है कि टीचर्स जो होते हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। यस, मना स्थिति आपको समझते हैं और उसी हिसाब से आपको गाइड करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जिनकी कुछ शंकाएं हैं, तो हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में उनकी शंकाओं का
समाधान जरूर मिलेगा अपने साथियों के कुछ टिप्स से और अध्यापिकाओं के संबोधनों से। मैम, मैं श्रीची। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ और आज मैंने अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा और नेक्स्ट डे मैं डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने प्रीवियस सब्जेक्ट पढ़ा था वो मैं भूल चुकी हूँ पूरी तरह। मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो मैं इससे ओवरकम कैसे करूँ? मुझे यही डाउट लगा रहता है कि अगर मैं आज ये चैप्टर पढ़ रही हूँ या फिर ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो नेक्स्ट डे मैं ये भी भूल जाऊंगी। तो इसको मैं ओवरकम कैसे करूँ? मैं नम्रता और मैं कुछ ही समय में बोर्ड के एग्जाम देने वाली हूँ और मुझे ये समस्या रहती है कि जब हम पेपर से पहले पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। बट जब मैं प्री बोर्ड देने बैठी थी तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब मुझे एकदम, मैं एग्जाम में ब्लैंक हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं और यही मेरी परेशानी है और इससे हम कैसे उभरें, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं अर्शदीप हूँ और कुछ समय बाद मैं अपने बोर्ड्स के लिए अपीयर होने वाली हूँ और मेरी परेशानी ये है कि बोर्ड्स एग्जाम आते समय हम सबको एक डर और एक एग्जाइटी हमारे दिल में बैठ जाती है। वो एक ओवर थिंकिंग आ जाती है कि अगर हमारे एग्जाम्स में किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसका आने वाले समय में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो बस वही डर हमारे पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा असर करता है और हम पेशेंट माइंड और पेशेंट थॉट से अच्छे से अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो मैं वही चाहती हूँ कि मैं ये कैसे कर सकूँ और इसे ओवरकम कैसे कर पाऊँ। मैम, मेरी ये प्रॉब्लम है कि जब मैं एग्जाम से पहले एक दिन पहले बैठता हूँ लेकिन मेरा सिलेबस तो पूरा हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसे चिंता और डर लगा रहता है कि क्या ये इनफ होगा, मुझे कुछ और करना है, इसको कितनी बार रिवाइज करना पड़ेगा, एग्जाम में जाने से पहले कितने क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे या सैम्पल पेपर लगाने पड़ेंगे ताकि मेरा अच्छा हो जाए। कभी ये पूरा कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कितनी भी प्रैक्टिस कर लो कि ये इससे मेरे अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं। मैं समीक्षा हूँ और मैं कुछ दिनों में बोर्ड्स देने जा रही हूँ। मैम, मेरी ये प्रॉब्लम है कि फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे प्रति उसे हम बिना स्ट्रेस लिए कैसे पूरी करूँ। इस कार्यक्रम में हमने टीचर्स इनवाइट की हैं, तो मैं सीमा जी से जानना चाहूंगी। सीमा जी, आप बताइए कि आप एज ए टीचर किस तरीके से आप गाइड करती हैं अपने स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम से पहले। जैसा कि बच्चों को गाइड करने की बात है तो हम सबसे पहले बच्चों से यही बात कहते हैं कि आपकी मानसिक और शारीरिक जो शक्ति है उस पे आप विश्वास रखिए। अपने आसपास एक सकारात्मक सा औदा बनाइए, एक सकारात्मक सोच रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कोई आपको अगर कहता है कि नहीं आप ये उससे कम मार्क्स ला रहे हैं, आपकी किसी से तुलना हो रही है, तो आप उस बात पे कभी ध्यान ना दें। आप अपने ऊपर विश्वास रखें और सभी विषयों को एकाग्र होकर पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक विषय को 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं, जितने भी टाइम पढ़ रहे हैं, आपकी जो ध्यान होना चाहिए वो बिल्कुल एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें एक केंद्रता होनी चाहिए और एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि आप रुक जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टीचर्स के पास जाइए, उनसे अपनी गलतियों का, अपने डाउट्स का आप एक समाधान लीजिए और उसके बाद उन विषयों को पढ़िए। शरीर में, दिमाग में तनाव बिल्कुल मत रखिए। आप सोचिए आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और ये आपका पहला लक्ष्य है और आप इसमें 100% पास होंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। यही मेरी इन लोगों से कामना होती है कि वो इस काम को करें। अगर मार्गदर्शक की तरीके से सोचे तो टीचर से, अध्यापकों से या अध्यापकों से बड़े कोई भी मार्गदर्शक नहीं हो सकते। हाँ, ये बात सही है कि आपको अपने पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए। कहा जाता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो सबसे पहले आपके गुरु होते हैं। कलम को अपनी ताकत बनाओ, ज्ञान की रोशनी को फैलाओ, हर पन्ने पर मेहनत उकेर दो, सफलता के दीप तुम घेर लो। अब हम अगले छात्र की तरफ बढ़ते हैं जो है अतिशय।
अतिशय हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा विषय है जिसको आप नहीं पसंद करते हैं, और अगर नहीं पसंद करते हैं तो आप उसमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं? हाँ मैम, मेरा एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जो मुझे जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता, जिसको पढ़ने में मेरे को बहुत तकलीफें का सामना करना पड़ता है, तो मैं उसको समझने की काफ़ी कोशिश करता हूँ। मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं अपने दोस्तों के थ्रू नॉलेज लेता हूँ, अपने पीयर ग्रुप के साथ अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ, जिससे मुझे जो उनसे नॉलेज मिले वो अच्छे से ध्यान में रख पाऊँ। अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लगाता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेता हूँ उसके थ्रू। मैं उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। जिस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं उस फील्ड में अपना इंटरेस्ट बना सकूँ। मेरा जो सिलेबस होता है, मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है अगर इस सब्जेक्ट के अंदर, तो सबको बहुत फेस करना पड़ता है। तो इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि आप इसे बहुत छोटे छोटे टारगेट्स में आप इसे करें। अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स में करेंगे और अपने आप को रिवॉर्ड्स देंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत इजीली आप ये चीज कर पा रहे हो और आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे आप उस सब्जेक्ट के अंदर। आप अपने जो गोल्स बना रहे हो, आप इसके तो अपने गोल्स को भी अचीव कर पाओगे। ना ही आप बस बोर्ड एग्जाम्स की बात होती है, आप कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी जाओगे तो वहां पर भी आप ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल होती है। आप अपने एजुकेशन गेम्स खेलिए, ऐसे गेम्स खेलिए जो आपको इंटरेस्ट दे और साथ ही साथ आप वहां पर कॉन्सेप्ट सीख पाए, आप वहां से कुछ सीख के आ रहे हैं और इसी में आपको बहुत मजा भी आएगा। आप कभी इंटरनेट का सहारा लेते हैं, कई सारे आप वीडियोस देखते हैं, आपको लगता है कि कितने हेल्पफुल होते हैं ये वीडियोस? हाँ मैम, मुझे ये चीज लगता है, क्योंकि मैम आप देखें तो हर जगह आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे मैम। हर बच्चे के पास वो रिसोर्स नहीं होते जो एक दूसरे बच्चे के पास होते हैं। तो एक इंटरनेट एक ऐसा सहारा है जहाँ से आप बहुत अच्छी हेल्पफुल ले सकते हैं, जहाँ से आपको विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से पढ़ पाते हैं, वहाँ से आप नॉलेज ले पाते हैं, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल। वहाँ पर आप अच्छे से, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, फ्री में आपको एजुकेशन देते हैं इंटरनेट के थ्रू। जी, बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास पढ़ाई के लिए सिर्फ किताबें ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे अलग माध्यम भी हैं जो हमें ज्ञान दे सकते हैं, बशर्ते हम उनका सही उपयोग करें। यस, ठीक है। मैं अब ऋचा जी से जानना चाहूंगी कि ऋचा जी, जब किसी बच्चों की तुलना उसके समूह के अन्य बच्चों से की जाती है तो उसकी मनः स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैम, बच्चों की तुलना जब किसी और बच्चों से करते हैं तो वैसे तो ये बहुत ही गलत बात है। जब हम भी एज अ पेरेंट किसी बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की ना मेंटल स्थिति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हर बच्चे का अपना एक अलग लेवल होता है, हर बच्चे के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। तो ये तो बिल्कुल मेरा सभी अभिभावकों को भी यही सुझाव है कि कभी किसी की तुलना किसी से ना करें। इससे बच्चा प्रोत्साहित ना होके बल्कि हतोत्साहित ही होता है, तो ऐसा ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। आपने बहुत सही बात कही कि हमें कभी भी किसी बच्चे की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर कोई बच्चा 90% या उससे अधिक अंक लाता है और दूसरा बच्चा उससे कम अंक लाता है तो वो उसकी काबिलियत कम है, बल्कि ये हो सकता है कि कोई और वजह हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र में इतना अच्छा हो जिसमें कि वो पहला बच्चा नहीं है। तो ये तुलना चाहे माता पिता करें चाहे स्कूल की टीचर्स करें, ये कभी नहीं करनी चाहिए। और हर बच्चे का अपना एक ज्ञान का भंडार होता है, उसके अंदर कुछ अलग अद्भुत क्षमताएं होती हैं जिसको पहचानना पेरेंट्स का और टीचर्स दोनों का कर्तव्य है। हर मुश्किल वो पार कर जाएगा, बस खुद पर विश्वास रखना तुम। ये जीवन की पहली उड़ान है तुम्हारी, उसे ऊंचाई देना तुम। मत सोचो ये डराने वाला दिन है, मत सोचो ये डराने वाला दिन है। ये तो बस एक नया अवसर है। जो पढ़ा, जो सीखा, जो समझा, अब उसे दिखाने का समय है आया। हर सवाल का उत्तर मिलेगा, बस धैर्य से आगे बढ़ते जाना। कोई रुकावट, कोई बाधा तुम्हें सफलता से रोक ना पाएगी। मेहनत का फल मीठा होता, हर दिन का संघर्ष रंग लाएगा। बस हौसला बनाए रखना, जीत का ताज तुम्हारा ही होगा। अब मैं अगले छात्र की तरफ जाती हूँ। निधि, तुम भी पहली बार बोर्ड एग्जाम्स दे रही हो ना? हाँ जी। क्या कभी ऐसा लगता है कि परीक्षा के दबाव में कभी घबराहट महसूस करती हो? हाँ जी, मुझे घबराहट होती है। जैसे कि मैथ्स में मैं वीक हूँ तो उसमें तैयारी करते वक्त मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी और मेरे को बहुत डीमोटिवेशन होती है एंड मैं घबराहट होती है कि पेपर मेरा कैसा जाएगा और कैसा नहीं जाएगा। निधि, तुम्हें घबराहट नहीं होनी चाहिए और तुम्हें क्या, किसी भी बच्चे को नहीं घबराहट होनी चाहिए। उसको तैयारी अपने इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसा कि हमारे एक छात्र ने बताया कि जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये बात तुमसे पूछा कि तुम्हें घबराहट होती है, लेकिन अगर और छात्रों को हो
तो तुम क्या सलाह देना चाहोगी? तो सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक शांत दिमाग से हमें अपनी पढ़ाई का एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए। हमें पहले से ही बताया जाता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ज़रूरी है, इस वजह से हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें एक अच्छा सा टाइम टेबल और स्टडी प्लान बनाना चाहिए और रोज़ उसको फॉलो करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी साथ साथ ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, नींद भी लेनी चाहिए। और अगर कोई सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा कठिन लग रहा है तो उसको हमें बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ज़रूरत हो तो हमारे पास हमारे टीचर्स हैं, हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और अब हमारे पास इंटरनेट भी है जिससे हम पढ़ सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें मेहनत करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना अच्छा हम पेपर दे पाएंगे। एंड हमें अपना 100% देना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। सबसे जरूरी चीज क्या है? कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो आपकी शक्ति है। आप अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। ठीक है, होता है कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां आप फंसते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी एक अच्छी रणनीति से काम करें तो हम लोग अपने एग्जाम्स में, सिर्फ यही बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं, जिंदगी के हर एग्जाम्स में पास होंगे, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का पहला कदम है उच्च शिक्षा की तरफ। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, जो चाहो वो जरूर खिलेगा। रातों की जागी मेहनत रंग लाएगी, हर मुश्किल तुम्हें सफल बनाएगी। हमारे साथ अगले छात्र बैठे हैं रोनित। रोनित, हम ये जानना चाहेंगे कि आप भी बोर्ड एग्जाम पहली बार दे रहे हो। हाँ, किस तरीके से रणनीति आप बनाना चाहते हो? आपने कैसी बनाई है रणनीति? मैम, सबसे पहले तो मैंने अपने सिलेबस को सेक्शंस में बांट रखा है जी। मैंने उस सारे सिलेबस को मतलब ध्यान से उसे पढ़ रखा है। फिर मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा है जिसके अनुसार प्रत्येक सब्जेक्ट पे मैंने इक्वल टाइम दे रखा है। फिर मैम, मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनमें से मैम पर्सनली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करता हूँ बार बार, जिससे कारण अगर बोर्ड में कोई सेम क्वेश्चन हो तो मैम मुझे ये पता हो कि उसे अटेम्प्ट कैसे करें। और फिर मैम, जो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे सब्जेक्ट्स में, मैम उसे मैं बार बार रिवाइज करता हूँ, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे मुझे आसानी मिलती है। रोनित, तुमने बहुत अच्छी रणनीति बताई है, तुम फॉलो भी करते हो इसको। Yes, और इस तरीके से फॉलो करके कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे तुम्हें डर लगता होगा, क्योंकि ये रणनीति को अगर आप फॉलो करोगे तो आप किसी सब्जेक्ट पे भी मास्टरी कर सकते हो। जी मैम। जो गिरकर उठना जानता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। तैयारी से तुम आगे बढ़ो, बोर्ड परीक्षा से जीत हासिल करो। सपने साकार होंगे तुम्हारे, बस धैर्य और मेहनत रखो। हर उत्तर पूरी निष्ठा से दो, हर अवसर का सही उपयोग करो। और अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं इस स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर हैं मिस गुलजीत कौर, उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपने छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगी, ताकि उनके अंदर का जो डर है या उनके अंदर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ चीजें छूट रही हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, आप उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगी? मधुलिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। बच्चों में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ बच्चों को कि आप आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी ना हो। ये वक्त बहुत सेंसिटिव है। इस वक्त आपको हर एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आप खुश रहें। आपको मोटिवेशन अपना बनाए रखना है। अपने आसपास सभी सकारात्मक लोगों के बीच में आप रहें। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो गहरी सांस लें। ध्यान लगाने या हल्की फुल्की सैर करने जैसी मानसिकता को शांत करने की तकनीकों का उपयोग करें। परीक्षा आपकी यात्रा का केवल एक हिस्सा है और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपने अब तक जो भी मेहनत की है उसके लिए खुद को सराहें, शांत रहें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करें। एक कदम एक बार में, यही आपको संपूर्ण आत्मविश्वास देगा। बहुत अच्छी बात कही गुलजीत दी। चलते चलते इस कार्यक्रम में आपने एक कदम एक बार में, क्या बात है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस परिचर्चा से, इस बातचीत से उन सभी विद्यार्थियों को लाभ होगा जो पहली बार बोर्ड के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। और उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपने सभी छात्रों का
और उनके साथ आई टीचर्स का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उन्होंने भी आपकी कसौटी पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश की है, जिसका परिणाम हम इनके अच्छे रिजल्ट्स के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि बोर्ड परीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से जीतने की जरूरत है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक नया सफर है जो आपको अपने सपनों की ओर ले जाएगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए सफर में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा।